जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? इमरान खान साहब ने कल पूरे पाकिस्तान में एक कॉल दी थी और उन्होंने कहा था क्योंकि मुझे फांसी की सजा देने लगे हैं तो मेरी मोहब्बत में लोग बाहर निकलें। क्या लोग वाकई निकले? और अगर निकले थे तो कितने थे? और अगर नहीं निकले तो क्यों नहीं निकले? ये वो सवाल है जो हम आज के वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने एसएचओ को फेंटा लगा दिया जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुआ। और सिर्फ एक एसएचओ जख्मी नहीं हुआ बल्कि उनके साथ 5 और जो एहलकार थे वो भी जख्मी हो गए। ये जख्मी करने वाले लोग कौन थे, क्यों जख्मी किया गया, ये भी एक सवाल है जो हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और कल जब लाहौर के अंदर एक काफिला गुजर रहा था तो वहां पे एक फौजी गाड़ी गुजरी और फौजी गाड़ी को सलूट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। क्यों किया, यह भी एक सवाल है जो हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 41 यूट्यूबर्स और सहाफ़ी पेश हो रहे हैं और इनका केस पेश हो रहा है। और क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन सबको बुलाया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनके साथ क्या सलूक करेंगे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकद्दर का फैसला किया था। उसमें बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, एक बड़ा केस था जो 2 दिन मुसलसल तमाम टेलीविजन के ऊपर चलता रहा। और पूरे पाकिस्तान ने वकला को देखा, फिर वकला के मौक़िफ़ को देखा, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जो राय थी वो देखी, जो सवाल देखे, फिर जवाब देखे। और उसके बाद ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो ठीक नहीं था और इस वजह से उस इलेक्शन को कालअदम करार दिया जाता है। और साथ ही जो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला किया था उसे बहाल किया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसके खिलाफ एक स्टे ऑर्डर भी जारी हुआ और फिर उसके बाद उसे कालअदम भी करार दे दिया था, ये आपको याद होगा। उसके बाद ट्रोलिंग हुई बड़ी खौफनाक किस्म की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। बेशुमार लोगों ने ऐसे ऐसे अलकाबात से उन्हें नवाजा कि जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसकी गुंजाइश हो सकती है। तो काजी फायज ईसा साहब के फैसले को अगर लोग उसके ऊपर एतराज़ करते तो एक बात थे, लेकिन काजी फायज ईसा साहब की ज़ात के ऊपर जो हमले किए गए वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर इसका नोटिस लिया गया, फिर GIT बनी और फिर GIT बनने के बाद FIA ने 41 यूट्यूबर्स और जर्नलिस्टों को नोटिस जारी कर दिया कि आप FIA के सामने पेश हो और पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करें। और उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के पेजेस चेक किए गए, कहा जाता है 600 के करीब पेजेस थे जिसको बाकायदा एवेलुएट किया गया और फिर उनके मवाद को देखा गया। मवाद को देखने के बाद उनमें से 41 लोगों को अलग करके उन सबको नोटिस जारी कर दिया गया। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं, वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन बहरहाल ये नोटिस जारी हुए। और उसके बाद कुछ सीनियर सहाफ़ी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए और उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि इस तरह अगर एतराज़ किया जाएगा या इस तरह सरकारी इदारे जर्नलिस्टों को बुलाना शुरू करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर आज़ादी राय का गला घोंट दिया जाएगा। तो ये इस पर आपको कोई इंटरवेंशन करनी चाहिए, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर आज केस की हेयरिंग रखी। और आज इन यूट्यूबर्स को भी बुलाया जा रहा है, इनके वकला को भी बुलाया जा रहा है और शायद FIA को भी तलब किया जा रहा है। फिर पूछा जाएगा कि ये इकदाम क्यों लिया जा रहा है। अब इसमें 2 कदम हो सकते हैं। एक तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान FIA को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ठीक है जी, अदारे का काम है, वो अगर किसी जगह पे महसूस करता है कि मुल्क को नुकसान हो रहा है या किसी इदारे को नुकसान हो रहा है तो लोगों को बुलाया जा सकता है, तो लोगों को वहाँ पर हाजिर होना चाहिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहें कि क्योंकि ये मेरी ज़ात का मसला है और मेरी ज़ात के ऊपर FIA नोटिस ले रही है तो मैं इन सब लोगों को माफ़ करता हूं और उसके बाद अलबत्ता इनको वार्निंग देता हूं कि आइंदा आपने ये हरकत नहीं करती। तो एक दूसरा ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन सब को सुनने के बाद इन सबको सजा दे दे। तो 3 ऑप्शन इस सारे मामले में हो सकते हैं। लेकिन फिर एक सवाल यह भी है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिस ले लिया और उन्होंने इन सबको बुला लिया तो फिर जाहिर है ये बात या ये गेंद अदारे के हाथ से तो निकल गई। अब अगर हम अदारों को मजबूत करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अदारे बाकायदा नोटिस लिया करें और तादीबी कार्रवाई किया करें, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुछ ना कुछ अपनी हदूद तय करनी पड़ेगी और हदूद तय करने के बाद इदारों को कुछ स्पेस देनी पड़ेगी ताकि इदारे इसके ऊपर काम कर सकें। लेकिन अगर सारे काम ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने हैं तो फिर अल्टीमेटली उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा और इदारे इजी हो जाएंगे। उन्हें कहेंगे जी ठीक है जी, अगर दहशतगर्दी हो रही है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने, जिसको बुला लेंगे उसकी जिम्मेदारी लगा लें।
उसके बाद वो जाने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने। अगर पाकिस्तान में करप्शन हो रही है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाने, अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाने, और अगर इलेक्शन हो रहे हैं और उनके नताज को नहीं माना जा रहा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही जाने। तो ये फिर काम का लोड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर एक इदारे ने जिम्मेदारी उठाई थी, अगर GIT बनी थी, तो फिर उस GIT की कार्रवाई का इंतज़ार करना चाहिए था। यहाँ पे एक और चीज़ है जिसका ज़ाहिर हम सब जिसके अलम बरदार हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम सब ये कहते हैं कि आज़ादी राय के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पे आज़ादी राय के ऊपर पाबंदी लग रही होगी, हम सब उन तमाम लोगों के साथ खड़े होंगे जिनका ये हक सलब करने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन आज़ादी के अंदर, राय के अंदर और तौहीन के अंदर बड़ा फ़र्क होता है। अगर आप किसी की तौहीन करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ख्वाह वो मैं हूँ, आप हों या कोई और हो। उस सब से पूछना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के केस के मामले में अगर सिर्फ केस को देखा जाता तो कोई इशू नहीं था। हम सबको एतराज़ है, मुझे भी एतराज़ है उस फैसले पे। मेरा ख्याल ये था कि इमरान खान साहब को इतनी स्पेस ज़रूर मिलनी चाहिए कि उनके उम्मीदवार बल्ले के ऊपर कम अज़ कम इलेक्शन ज़रूर लड़ सकते। तो वो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो उनको ये हक़ नहीं दिया। तो इसके ऊपर एतराज़ मुझे भी है। लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात पे ज़ाती हमले शुरू कर दूं। तो इनमें से बहुत सारे लोग, 41 लोगों में से, जिन्होंने बाकायदा ज़ाती हमले किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, और ज़ाहिर है कहीं ना कहीं फिर इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। मेरी आज़ादी राय का मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी तौहीन करूँ, तो तौहीन के खिलाफ एक बंद बांधना चाहिए। अब अगला सवाल यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करेंगे। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़ा दिल करके इन सबको माफ़ कर देंगे और साथ इनको पाबंद कर देंगे कि आइंदा आपने ये हरकत नहीं करनी। या फिर ये भी हो सकता है कि वो इनसे कहें कि आप एक तहरीरी तौर पर लिख कर दें कि हम आइंदा इस किस्म की गलती नहीं करेंगे, हमने ये गलती की, एतराफ़ करें, और उसके बाद दरख्वास्त करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि आइंदा हमारी तरफ से ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये मामला उस तरफ जा रहा है, और अगर ये उस तरफ चला जाता है तो ठीक, अच्छी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने वक़ार को बुलंद कर लेंगे। लेकिन फिर भी एक पाकिस्तान के अंदर बॉडी ज़रूर होनी चाहिए जो कम अज़ कम जर्नलिस्टों का एहतसाब कर सके, जो कम अज़ कम यूट्यूबर्स का एहतसाब कर सके, जो कम अज़ कम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का एहतसाब कर सके कि किसी की भी पगड़ी उछाल देना, इस तरह सारे बाजार, इसकी रवायत पाकिस्तान के अंदर ख़त्म होनी चाहिए। अब हम इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले, बल्कि एक हफ़्ता पहले, जेल से एक कॉल दी थी कि मैं अपने तमाम उम्मीदवारों को कहता हूँ कि इस एतवार को वो घरों से बाहर निकलें, अपने तमाम वोटर से कहता हूँ कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और अपनी पावर शो करें पाकिस्तान में, सबको बताएं कि आप कितने तगड़े हैं और आप अपने लीडर के साथ किस हद तक जा सकते हैं। बल्कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे ये इलेक्शन से पहले फांसी की सज़ा देना चाहते हैं। तो अगर आपको मुझसे मोहब्बत है, अगर आपको पार्टी से मोहब्बत है, अगर आप पाकिस्तान को आज़ाद देखना चाहते हैं, अगर आप गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहते हैं, तो फिर आपको बाहर आना चाहिए। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो उम्मीदवार बाहर नहीं आएगा उससे टिकट वापस ले लिया जाएगा। तो एक खुली धमकी भी थी और एक खुली दरख्वास्त भी थी और एक खुली कॉल भी थी। लेकिन जब आज का दिन तुलू हुआ तो बहुत ज़्यादा हमें कामयाबी नज़र नहीं आई। स्वाय खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे वाकई ही जलसे हुए, रैलीज निकली और लोग बाहर निकले। लेकिन पंजाब के अंदर मुकम्मल साइलेंस था, किसी जगह पे भी कोई रैली निकली, और अगर निकली है तो मोटरसाइकिलों के ऊपर चंद झंडे थे और 2-4 गाड़ियां थी और वो तराने बजाते हुए सड़कों से गुजरे, उसके बाद वो भी गायब हो गए। कराची के अंदर अलबत्ता एक SHO को बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो इस वक्त हस्पताल है, तस्वीर आप उसकी देख रहे हैं स्क्रीन पे कि बोर्ड बेसन के SHO उसके साथ क्या हुआ। फिर और पुलिस एहलकार भी थे जिनको बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और जो कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले उनके हाथ में डंडे थे और उन्होंने बाकायदा वही हरकत की जो 9 मई और 10 मई को की गई थी। तो अब ये अगर कहा जाए कि इस पार्टी का एक DNA है कि आपने जब भी एहतजाज करना है तो डंडे के साथ करना है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आज का दिन तो कम अज़ कम इस सूरत हाल से मुख्तलिफ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। अगर हम इस दिन के हवाले से कहा जाए तो इमरान खान साहब की कॉल का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, और बल्कि किसी जगह पे भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट में जलसा किया और बड़ा भरपूर जलसा था। फिर यहाँ पर रावलपिंडी में बिलावल भुट्टो का जलसा था, वो भी ठीक ठाक किस्म का जलसा था। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में कोई एक भी बड़ा जलसा नहीं कर सकी जिसको हम जलसा कह सकें। अब सवाल ये है कि अगर आप छोटी सी रैली निकाल रहे हैं और पुलिस आपको नहीं रोक रही, तो अगर आप बड़ी रैली भी निकाल लेते तो पुलिस ने आपको नहीं रोकना था, क्योंकि अगर रोकना था तो फिर पाकिस्तान के अंदर किसी जगह कोई रैली ना निकलती। जब आपकी कुछ रैलीज निकली हैं
और उन्हें पुलिस ने नहीं रोका, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जगहों पे जो उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हमें पुलिस ने रोक लिया था, वो गलत बयानी कर रहे हैं। क्योंकि एक साइड पे अगर आपको मौका मिल रहा है और दूसरी साइड पे अगर आपको मौका नहीं दिया जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरी साइड पे मौका ले ही नहीं रहे। तो ये बात इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है जहन में रखनी चाहिए कि अगर कुछ लोग कामयाब हो गए हैं और बाकी सब नाकाम हो गए हैं, तो जो लोग नाकाम हैं वो गलत जवाब पेश कर रहे हैं कि जनाब हम तो कोशिश करना चाह रहे थे, पुलिस ने हमें रोक लिया जी, हमें फ़ौज उठा के लेगी जी, हमें FC ने रोक लिया था जी, हमारे उम्मीदवार को गायब कर दिया गया जी, हमें बहुत फेंटा लगाया गया था, वगैरह वगैरह। ये सब इल्ज़ामात हैं, क्योंकि अगर इस साइड पे कामयाब हो रहे हैं लोग, तो दूसरी साइड पे कामयाब क्यों नहीं हो रहे? तो इमरान खान साहब को इस चीज़ के ऊपर भी गौर करना चाहिए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब एक इल्यूजन का शिकार हैं। उनका ख्याल ये है कि पूरा मुल्क उनके साथ है, लेकिन जब वो कॉल देते हैं तो मुल्क बाहर नहीं निकलता। यही इल्यूजन 8 फरवरी को भी साबित होगा कि जब इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को वोट नहीं पड़ेंगे, तो इमरान खान साहब ये कह देंगे, देखें जी, हमें तो आज़ाद इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। तो भाई, और आज़ाद इलेक्शन क्या होता है? आपके उम्मीदवार हैं और आपने उनको आज़ाद टिकट्स दिए हैं और वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, कंपेन भी कर रहे हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है वो कंपेन के बावजूद वो नहीं जीत सके, तो फिर कहीं ना कहीं पार्टी का फॉल्ट भी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ जिसका प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ, वो मियां अज़हर साहब हैं। मियां अज़हर साहब इस वक्त 84 साल उनकी उम्र है। हमाद अज़हर साहब के वो वालिद हैं। कल वो जलसा कर रहे थे, बल्कि शायद एक रैली निकाल रहे थे, तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनसे बाकायदा चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि ओल्ड एज है और इस ओल्ड एज में वो अपने बेटे की कंपेन कर रहे हैं, तो उनके साथ ये बड़ी ज़्यादती की गई है। मियां अज़हर एक वाकई मोअज़्ज़ज़ आदमी है और पूरी ज़िंदगी वो सियासत के अंदर रहे। अब वो सियासत से ताइब होकर एक साइड पे बैठ के प्राइवेट लाइफ गुजार रहे हैं और उन्हें मजबूरी के आलम में हमाद अज़हर की कंपेन करनी पड़ी। लेकिन जो पुलिस ने उनके साथ हैंडलिंग की वो ठीक नहीं थी, गलत थी। इसमें मैं प्रोटेस्ट करता हूँ कि कम अज़ कम जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो अगर कोई जलसा कर रहे हैं, रैलीज़ कर रहे हैं, तो उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। और साथ साथ जो पोर्ट बेसन के SHO हैं, मुझे उनके साथ बड़ी हमदर्दी है। वो स्टेट है और स्टेट की अगर किसी यूनिफॉर्म के ऊपर हाथ पड़ जाए या स्टेट के किसी एहलकार को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, तो स्टेट को उसके पीछे नज़र आना चाहिए। अगर स्टेट नज़र नहीं आ रही, तो कल फिर कोई भी यूनिफॉर्म्ड आदमी किसी जगह पे भी कानून नाफिज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक कदम है। मेरा ख्याल ये है कि स्टेट को बाकायदा अपनी रेट स्टैब्लिश करनी चाहिए। 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं सारे मामले में, लेकिन उनमें पहली बात तो कोई बेगुनाह नहीं होना चाहिए, और अगर कोई बंदा जिम्मेदार है तो फिर उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ज़िंदगी में दोबारा कोई इस किस्म का कदम ना उठा सके। यहाँ लाहौर की एक रैली का मंजर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाहौर के अंदर रैली निकली और जब रैली जा रही थी तो वहाँ से एक फ़ौज की गाड़ी गुजरी, तो लोगों ने खड़े होकर उनको सल्यूट करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का नैरेटिव फेल हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब तो इन गाड़ियों के ख़िलाफ़ थे और इन सल्यूट के भी ख़िलाफ़ थे। वो आज भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहे हैं, लेकिन जो उनके वर्कर्स हैं, मेरा ख्याल है उनके दिल में कहीं ना कहीं फ़ौज के लिए, फ़ौजी गाड़ियों के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए अभी भी एहतराम मौजूद है। वो आज भी इनको सल्यूट पेश कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को अपने इन वर्कर्स को ज़रूर देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कहीं मैं रॉन्ग साइड पे तो नहीं खड़ा, क्योंकि ये लोग तो आज भी अपने अफवाज के साथ हैं। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अपनी अफवाज का एहतराम करना शुरू करें, क्योंकि वहाँ से मामला फिर दुरुस्त होगा। और साथ साथ इदारों का भी एहतराम करें। इदारे हैं तो पाकिस्तान है, इदारे नहीं हैं तो फिर मुल्क नहीं बच सकेगा।